ओके। हेलो मेसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक फिलहाल हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। होप आपने वो प्रीवियस सेकंड लेक्चर्स देखे होंगे। बिकॉज अगर आप चीजों को सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। किसके कंपेयर में? जब आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक उठा के पढ़ते हैं उसके कंपेयर में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, चीजों को हमेशा सीरीज से पढ़ते हुए चलिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो। ओके। तो देखिए, अभी तक तो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक यानी कि पहला लेक्चर था, इसके अंदर हमने एंजाइम्स पे बात की थी, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात की थी। और सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको एंजाइम आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है केमिकल एंजाइम, एक होता है बायोलॉजिकल एंजाइम। इन दोनों एंजाइम को डिफाइन कराया था, इनके बारे में पर्टिकुलरली इनकी डेफिनेशन क्या क्या पॉइंट आपने लिखने हैं वो समझाया था, विद एग्जाम्पल समझाया था। और साथ ही साथ ये जो 2 टाइप के आपको एंजाइम पूछे जाते हैं, इनके बीच में मैंने आपको कंपैरिजन भी कराया था कि इन दोनों के बीच में दोनों ही आपके एंजाइम हैं, तो इनके बीच में डिफरेंशिएट क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमने किया था। और इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है ये भी हमने कवर किया हुआ था। तो हमने अभी तक इतनी चीजें पॉइंट पे पढ़ ली है, ठीक है। आज हम आगे बात करते हैं हमारे आज के थर्ड लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम हमारे थर्ड टॉपिक को कवर करने वाले हैं, विच इज रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। यानी कि आज हमने बात करनी है ये जो एंजाइम, देखो मैंने क्या बोला था, एंजाइम आपका बेस है, पकड़ो तो सही, इसी को आप आगे खींचते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो एंजाइम का आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमसे पूछा गया है कि एंजाइम की रिमार्केबल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब रिमार्केबल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ही प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती हैं, जैसे स्पेसिफिसिटी हो गई, जैसे रिवर्सिबिलिटी हो गई, ये पीएच पे कैसे असर करता है, टेम्परेचर पे कैसे असर करता है, एफिशिएंसी क्या है, ये प्रॉपर्टीज आपकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम में कवर होती हैं। बट यहाँ पे मैं आपको सीधे कुछ भी प्रॉपर्टी उठा के नहीं पढ़ाने वाली हूँ, यहाँ पे मैं आपको एंजाइम की सारी प्रॉपर्टीज कवर कराऊंगी। जल्दी जल्दी हम कवर कर लेंगे और बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको सेकेंड लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल एंजाइम और जो आपका केमिकल एंजाइम है, इन दोनों के बीच में जब डिफ्रेंशिएट कराया था, तो भी मैंने आपको यही प्रॉपर्टी वहां पर को समझाई हुई थी, तो उन्हीं को अगेन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर को, डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर आएंगी, आप जस्ट थोड़ी देर सुनिएगा। ओके। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी बने, चाहे आपसे रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम पूछे, चाहे आपसे नॉर्मली प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम पूछे, आपने अपना आंसर कुछ इस तरीके से करना है कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम है, इसे हमने 3 क्लास में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंड सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंड थर्ड वन इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। और इसी थर्ड वन के अंदर, यानी कि ये जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम है, इसी के अंदर हम लोग रिमार्केबल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी स्पेसिफिसिटी, एफिशिएंसी हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट, पीएच का इफेक्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होंगी। ओके। लेकिन सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ने वाले, हम इसकी फिजिकल, केमिकल सारी प्रॉपर्टीज को कवर करते हुए चलेंगे, जो कि बहुत आसान है। ओके। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो एंजाइम की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे हमने पढ़ना है। तो देखो, सिर्फ यहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, और 6 के 6 पॉइंट आपको कुछ नहीं करने, आप जस्ट सुनते रहिएगा। आप अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं ना, तो वही पॉइंट यहाँ पे आपके बार बार रिपीट होने वाले हैं। ओके। तो मैं स्टार्ट करा रही हूँ, सुनेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम में पहली जो प्रॉपर्टी बनती है एंजाइम की, वो ये है, ये बोल रहा है एंजाइम आर द प्रोटीन सो सिमिलर टू द प्रोटीन इट इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। तो देखो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने ये बताया कि आपके जो एंजाइम है वो क्या है, एक टाइप के हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। और क्यों है, हमने देखो लास्ट के लेक्चर पे भी मैंने आपको बोला था, लास्ट का लेक्चर नहीं आप बोल सकते हो, हमने जो फर्स्ट लेक्चर इस यूनिट का स्टार्ट किया था, उस पर मैंने आपको बोला था कि आपके जो ये एंजाइम्स होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल है, प्रोटीन के एग्जाम्पल है। प्रोटीन सबको पता है, प्रोटीन का ही एक आपका एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम है। तो ये बोल रहा है अगर प्रोटीन का एक एग्जाम्पल एंजाइम है, तो प्रोटीन एक टाइप का नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं होते। जैसे आप देखो, आपके नॉर्मल मॉलिक्यूल मतलब क्या हुए, आप मिनरल्स देखते हैं, आप ट्रांजिशन मेटल देखते हैं, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड देखते हैं, आप जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह देखते हैं, वो एक टाइप की नॉर्मल मॉलिक्यूल है, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप एंजाइम की पर्टिकुलरली यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एंजाइम तो प्रोटीन है। और अगर आप प्रोटीन को जानते हैं, तो आपको ये चीज पता होगा कि प्रोटीन एक टाइप का नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक टाइप का मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी कि मॉलिक्यूल से भी बड़ा साइज आपकी किसका होता है, प्रोटीन का होता है, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ना बोल के मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर आपका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है
है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट आपका कंपाउंड होगा। तो प्रोटीन की जो जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्वियस सी बात है एंजाइम भी फॉलो करेगी, बिकॉज एंजाइम भी तो क्या है, आपका प्रोटीन ही है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एंजाइम आपका अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के सिमिलर आप बोल सकते हो कि एंजाइम भी एक नॉर्मल सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक टाइप का हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। एंजाइम भी एक टाइप का आपके मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, और अगर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम इसे बोलेंगे कि एंजाइम आपका हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। तो देखो हमने ये चीज पहले भी पढ़ी हुई थी। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकेंडली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है एंजाइम आर डैमेज्ड और इनएक्टिव एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर। अब आपने यहाँ पर को कुछ पॉइंट मेरी बात सुनने हैं। देखिए यहाँ पे होता ये है कि आपके जो एंजाइम होते हैं, हमने कल यही बोला हुआ था कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स टेम्परेचर एंड पीएच। यानी कि अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, सपोज आपने कोई रिएक्शन कराई है और उस रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट आप किसी एंजाइम का यूज कर रहे हैं, तो एंजाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए भी, पीएच के लिए भी। यानी कि उस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को अल्टर कर रहे हैं, थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज आया या फिर थोड़े से भी पीएच में चेंज आया, तो आपके एंजाइम के एक्शन में भी चेंज आएगा। यानी कि एंजाइम क्या है, अपना एक्शन बदल देगी। तो हम बोल सकते हैं कि एंजाइम जो होता है ये कैटलिस्ट की तरह तो काम करते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम तो ये करते हैं, लेकिन उस रिएक्शन में क्या टेम्परेचर है, क्या पीएच है, ये भी आपके एंजाइम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर वरी हो गया, पीएच वरी हो गया, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी वरी हो जाती है। क्लियर हुआ ना, ये तो हमने लास्ट लेक्चर पे भी बोला था, जिस वजह से हम बोलते हैं कि एंजाइम टेम्परेचर और पीएच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और आपको एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ कि देखो आपके जो एंजाइम है, ठीक है, ये किसी भी स्टेट में आकर कर सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं, और ये आपके गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताइए कि अगर सपोज करो आपके पास कोई एंजाइम है और वो सॉलिड स्टेट में है, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है कि ये बोल रहा है एंजाइम आर डैमेज और इनएक्टिव एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर। यानी कि ये बोल रहा है जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर उससे आपने टेम्परेचर को कम किया, कब, जब आपका एंजाइम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होती है, तो उस केस में आपका एंजाइम क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर आपने कोई रिएक्शन कराई है और उसमें आपने सॉलिड एंजाइम का यूज किया हुआ है, तो होगा क्या कि वहां पे अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर का जो टेम्परेचर रहता है उससे आपने लिया हुआ है तो ओके, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को वरी कर दिया, कम ज्यादा कर दिया, तो आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि वो अपना काम नहीं करेगा। ओके, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखी हुई है, ये बोल रहा है एट अ 60 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एंजाइम इन अ लिक्विड मीडियम बिकम इनएक्टिव। तो ये बोल रहा है वो एंजाइम जो आपके लिक्विड मीडियम में होते हैं ये इनएक्टिव कब हो जाते हैं, जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है, 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो 60 डिग्री तक अगर आपका टेम्परेचर, मतलब आपका नहीं, रिएक्शन का टेम्परेचर चला गया, तो उस केस में अगर एंजाइम आपके लिक्विड मीडियम में है तो वो जाके क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि वो वहां पर डैमेज हो जाएंगे। ओके, और नेक्स्ट लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ 100 to 120 डिग्री सेल्सियस and even higher can be tolerated by the dried enzyme extract as a result enzyme are the thermostable। तो ये बोले कुछ एंजाइम आपके ऐसे भी होते हैं जो आप बोलते सकते हैं कि ड्राइड एंजाइम एक्सट्रैक्ट है, यानी कि वो ड्राइड फॉर्म में होते हैं, ड्राइड एंजाइम एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये जो ड्राइड एंजाइम एक्सट्रैक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, इवन 100 से 120 डिग्री सेल्सियस का भी ये टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। और इस वजह से क्या है, हम इन एंजाइम को थर्मोस्टेबल कहते हैं, यानी कि ये हीट में जाने के बावजूद भी स्टेबल है, दैट्स व्हाई क्या हम इसे क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स बोलते हैं। लेकिन ये एंजाइम पर्टिकुलरली कौन से होते हैं, ड्राइड एंजाइम होते हैं। लेकिन हमने जैसे लास्ट लेक्चर पर भी पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम को अपनी रिएक्शन कराने के लिए एक रूम टेम्परेचर या फिर आप बोल सकते हो एक बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उतनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे सिर्फ यही चीज लिखी है कि फॉर द ऑप्टिमल एक्शन, अगर आप ऑप्टिमल एक्शन देखना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज पे ही काम करते हैं, जो कि यूजुअली किसके बीच का होता है, 25 to 45 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो रूम टेम्परेचर होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उसी रेंज पे मोस्ट ऑफ द एंजाइम क्या होते हैं, अपना काम करते हैं। अगर टेम्परेचर वरी हो जाता है तो वो आइदर इनएक्टिव हो जाते हैं, आइदर आपके डैमेज हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, यानी कि अपने नेचर को खो देते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट के लेक्चर पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम को क्या है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज की नीड होती है, जो कि आपके 25 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। ओके, आगे कुछ और लिखा हुआ है, ये बोल रहा है एंजाइम बिकम इनएक्टिव व्हेन द टेम्परेचर हीटेड 37 डिग्री सेल्सियस एंड व्हेन द टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस द एंजाइम बिकम इनएक्टिव। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका जो एंजाइम है वो आपका
इनएक्टिव भी हो जाता है कब, जब आपका टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेल्सियस को हिट करता है, यानी कि इतना हो जाता है कि 37 डिग्री तक वो पहुंच जाता है, तो आपका क्या बोल सकते हो, आपका जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जा रहा है। और अगर आपने 60 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ा दिया तो भी आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसका ओवरऑल मतलब सिंपली यही रहता है। देखो अलग अलग रेंज पे हमने अलग अलग फॉर्म ऑफ एंजाइम की बात की हुई है, तो इसका ओवरऑल मतलब यही रहता है कि आपके सारे एंजाइम्स को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज की नीड होती है। नीचे जब मैं आपको जनरल प्रॉपर्टी पे बात कराऊंगी, यहाँ वहां पे मैं आपको क्या है सारे एंजाइम के एग्जांपल देते हुए, सारे तो नहीं कुछ एग्जांपल दूंगी, जहां पे हम लोग उसकी पर्टिकुलर रेंज देखेंगे कि अगर आपका ए एंजाइम है तो इसके लिए जो पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज रहती है ये इतनी रहती है, अगर आपने टेम्परेचर आगे पीछे कर दिया तो इसके एक्शन में भी चेंज आ जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा या फिर डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली आप इतनी पॉइंट्स ही लिखेंगे। बाकी नीचे जब हम लोग टेम्परेचर का फैक्टर अलग से पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको विद एग्जाम्पल सारी चीजों को शो करूंगी। ठीक है, पर इतनी सी बात थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो सबको पता है कि एंजाइम हमारे क्या होता है, कैटलिस्ट होते हैं। ये हमारे रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करना, रेगुलेट करना, ये सब किसका काम है, आपके कैटलिस्ट का काम होता है। और अगर आप बायोलॉजिकल रिएक्शन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो अगर आप बायोलॉजिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारा कैटलिस्ट हमेशा क्या होता है, एंजाइम होता है। तो एंजाइम कुछ नहीं है, एंजाइम आपका प्रोटीन होता है जो कि कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, लेकिन कब करता है, जब आप किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पे एंजाइम कभी भी एज अ कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करेगा, वहां पे आप केमिकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ना कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जैसे आपके एंजाइम। तो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ, उन्हें रिपीट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखी है, दो प्रॉपर्टी लिखी है ना केमिकल प्रॉपर्टी, एक है आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दूसरी है आपकी एंजाइम स्पेसिफिसिटी। दोनों ही आपकी बहुत आसान है। तो देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी आपको सिर्फ इतना बताएगी कि एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। उसी को यहाँ पे बड़ा चढ़ा के थ्योरी पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो देखो ये बोल रहा है एंजाइम आपके कैटलिस्ट तो हैं, बट पर्टिकुलरली कौन से कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। क्यों, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह काम तो करते हैं लेकिन सिर्फ बायोलॉजिकल रिएक्शन में करते हैं, केमिकल रिएक्शन में नहीं करते हैं। ओके, आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आगे बोल रहा है विद द कैटालिटिक कैरेक्टर। तो वही चीज है कि एंजाइम आपके क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, दैट्स इट। ओके, अब आगे लिखा है द हायर क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स आर कैटेलाइज्ड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ एंजाइम। तो ये बोल रहा है अगर आप थोड़ा सा भी एंजाइम लेते हैं, स्मॉल नंबर के एंजाइम लेते हैं, तो ये स्मॉल नंबर के एंजाइम क्या है, हायर क्वांटिटी के केमिकल को क्या कर सकते हैं, कैटेलाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर भी बोला था कि आप जो ये एंजाइम लेते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, इसका अमाउंट ज्यादा लो कम लो इसका मतलब नहीं होता। आप थोड़ा अमाउंट पे भी अपना एंजाइम लोगे तो ये छोटू सा एंजाइम क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा केमिकल को कैटेलाइज कर सकता है। इसके पास इतनी टेंडेंसी है कि एक छोटू सा एंजाइम क्या कर सकता है, हायर क्वांटिटी ऑफ केमिकल को कैटेलाइज कर सकता है। अगर एक छोटू सा एंजाइम बहुत बड़ा काम कर सकता है तो हम बोल सकते हैं इस एंजाइम की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना, एंजाइम आपका छोटा सा है लेकिन काम कितना बड़ा कर रहा है, इट मींस क्या होगा कि इस एंजाइम की जो कैपेसिटी होगी वो भी ज्यादा होगी। तो वही चीज लिखा है, इट सिग्निफाइज दैट द एंजाइम हैविंग अ ग्रेट कैपेसिटी फॉर द कन्वर्टिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो छोटू सा एंजाइम है इसके पास क्या है, ग्रेट कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकता है, लार्ज अमाउंट के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये लार्ज अमाउंट के सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने आपको वैसे लास्ट लेक्चर पे भी बोला था कि जब भी आप एंजाइम को रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं तो होता क्या है, ये आपका एंजाइम है एज अ कैटलिस्ट आपने जिसे लिया हुआ जो कि छोटू सा है, ठीक है, छोटू सा है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम एस से यानी कि सबस्ट्रेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब होता क्या, ये एंजाइम छोटू सा क्या करता है, आपके सबस्ट्रेट पर अप्रोच करता है और एक इंटरमीडिएट बनाता है जिसे आप बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, और ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी, ठीक है। उसके बाद जाके ये जो इंटरमीडिएट है ये फर्दर आगे जाता है और एंजाइम आपका एज इट इज छोटू सा बाहर निकल जाता है और सबस्ट्रेट आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एंजाइम ने किया क्या, एंजाइम ने एक काम किया, इसने आपकी जो सबस्ट्रेट है इसको किसमें कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट में। तो वही चीज तो लिखा है कि ये जो लिखा हुआ है ये बोल रहा है एंजाइम के पास ग्रेट कैपेसिटी है कि ये लार्ज अमाउंट के सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, सिंपल। ओके,
आगे क्या लिखा है, ये बोल रहा है एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन व्हाइल रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय द रिएक्शन दे कैटलाइज। ठीक है, तो ये चीज भी हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ी कि ये जो छोटू सा एंजाइम है ये अपना काम तो कर देता है, लेकिन एज इट इज आपको बाहर निकलते हुए मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये छोटू सा एंजाइम लिया था और ये बड़ा होके बाहर निकल गया, या फिर बहुत बड़े अमाउंट में आपने अपना एंजाइम या फिर कैटलिस्ट लिया था और ये छोटे से फॉर्म में बाहर आया, ऐसा नहीं होता है। आपका जो एंजाइम है उसका अमाउंट आपका एज इट इज रहेगा, जैसे रिएक्शन के पहले था वैसा ही आपको बाद में मिलेगा। क्लियर हुआ? तो हम बोल सकते हैं ये आपके एंजाइम की एक क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और कैसे बिहेव करता है मैंने आपको बता दिया कि छोटा सा अमाउंट भी इनफ रहता है, छोटे से अमाउंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, लार्ज नंबर के सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकते हैं और आपका जो एंजाइम है वो एज इट इज यानी कि बिना अफेक्ट हुए आफ्टर द रिएक्शन आपको एज इट इज मिल जाता है। ओके, दूसरी क्या है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी मतलब क्या हुआ, तो देखो लास्ट लेक्चर पे भी मैंने ये चीज बोली थी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एंजाइम ए लिया है तो ये स्पेसिफिक है कि ये ए रिएक्शन को ही फॉलो कराएगा, इसी को एक्सप्रेट कराएगा, ये बी रिएक्शन के पास नहीं जाएगा। यानी कि जो कैटलिस्ट, जो एंजाइम जिस रिएक्शन के लिए बने हैं, ये सिर्फ क्या है, उसी रिएक्शन को एक्सेलरेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे। दूसरी रिएक्शन में इसे घुसने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ अपनी रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, दूसरों के घरों में ये नहीं झांकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो इसी को बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, यानी कि आप किसी चीज के लिए स्पेसिफिक हैं कि हाँ मैं ये ही करूंगा, वही चीज है। एंजाइम भी आपके स्पेसिफिक होते हैं, उनकी जो रिएक्शन होती है वो उन्हीं को फॉलो कराते हैं, दूसरी रिएक्शन के पीछे वो नहीं भागते। क्लियर हुआ ना? तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी की थ्योरी पे आपने क्या लिखना है, और देखो ये जो आपके एंजाइम होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, और जो आपके कैटलिस्ट होते हैं ना, कैटलिस्ट जो होते हैं वो भी आपके स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन इतने स्पेसिफिक नहीं होते जितने आपके एंजाइम होते हैं। ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर भी बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है एंजाइम आर द एक्सट्रीम स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम भी आप देखो, कैटलिस्ट भी आपके स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम भी आपके स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन एंजाइम आपके ज्यादा होते हैं, इस वजह से हम इसे लिखते हैं कि ये आपके एक्सट्रीम स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जिसका मतलब ये है, मीनिंग दैट ओनली वन एंजाइम कैन कैटलाइज अ सिंगल प्रोसेस। एक एंजाइम है तो वो एक ही रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, एक ही रिएक्शन को एक्सलेरेट करेगा, रेगुलेट करेगा, दूसरी रिएक्शन को नहीं झांकेगा। तो एग्जाम्पल के लिए एक एंजाइम का यहाँ नाम लिखा हुआ है एंजाइम सुक्रोज। तो एंजाइम सुक्रोज का काम क्या है कि ये सुक्रोज हाइड्रोलिसिस को ही फॉलो कराएगी, इसी को एसिलेट कराएगी, रेगुलेट कराएगी, दूसरी रिएक्शन के पीछे ये नहीं भागेगी। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। क्लियर हुआ ना? तो ये हमने अभी तक किस पे बात की, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो कितना आसान है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने जस्ट उसके फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बताया। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर दो प्रॉपर्टी आई, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी की आपका जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट की तरह बात बिहेव करता है, और दूसरा कि आपका जो एंजाइम है वो काफी स्पेसिफिक है। एक जो एंजाइम है वो एक ही रिएक्शन को फॉलो कराएगा, एक्सलेरेट कराएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये दो हमने कवर किए। अब देखो, अब आती है आपकी मेन प्रॉपर्टी जिसे हम बोलने वाले हैं रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ ए एंजाइम। ओके, अब वो क्या है, अब देखिए जनरल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो देखो जनरल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये अभी हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर दो प्रॉपर्टी पढ़ी ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड एंजाइम स्पेसिफिसिटी थी, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी क्या है आपकी जनरल प्रॉपर्टी के अंदर भी इंक्लूड होती है। तो मैंने यहाँ पर को देखो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो आपकी छोटू सी जो ऊपर पढ़ा था वही लिखा हुआ है, लेकिन जो ये स्पेसिफिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है एंजाइम की, इसको हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप की स्पेसिफिसिटी पे बात करेंगे, इनको हमने यहाँ पे डिस्कशन में लेना है विद एग्जांपल। उसके बाद जाके हमारी रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी आएगी कि एंजाइम में रिवर्सिबिलिटी भी होती है, ये भी एक टाइप की इसकी रिमार्केबल प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बताएंगे सेंसिटिवनेस टू हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं, मैंने जैसे बोला ये आपके हीट एंड टेम्परेचर के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये आपके पीएच के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये भी आपकी क्या होती है, रिमार्केबल प्रॉपर्टीज होती है। तो इन सबको अब हमने कवर करना है, जो कि बहुत आसानी से आप कवर करेंगे, आप जस्ट सुनते रहिए। ओके, तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी वही है जो अभी हमने ऊपर केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बट अगेन रिपीट कर देती हूँ। ये बोर्ड है कैटालिटिक प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, एंजाइम आर द एक्सेप्शनल कैटालिटिक एबिलिटी, दे आर ओनली एक्टिव इन एक्सट्रीम लिटिल अमाउंट। यानी कि एंजाइम आपके क्या होता है, एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, पर्टिकुलरली ये एक टाइप के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, और ये बोल रहा है कि आपके जो छोटे से अमाउंट का एंजाइम है वो आपका सफिशियंट होता है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को
प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए का मतलब यही हुआ कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करेगा, और अगर छोटू सा भी एंजाइम है तो ये बहुत सारे सबस्ट्रेट के साथ आपस में एक्ट कर सकता है और उसके बाद उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यही चीज तो इसकी क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो जाती है। और सेकेंड पॉइंट में भी यही लिखा है कि इट ओनली टेक अ मिनिमल अमाउंट ऑफ एंजाइम to convert a big number of a substrate after the reaction and the enzyme are unaffected। तो ये बोल रहा है कि आपका क्या होता है, मिनिमल अमाउंट यानी कि बहुत छोटा सा अमाउंट क्या है एंजाइम का इनफ होता है कि आप बड़े नंबर की यानी कि बहुत ज्यादा नंबर के सबस्ट्रेट को उनके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, और ये बोला हमेशा आफ्टर द रिएक्शन आपको जो एंजाइम है वो अनअफेक्टेड मिलेगा, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी तो आपकी एज इट इज है, लेकिन जो स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। तो पॉइंट आपके वही है, मैटर आपका वही है। स्पेसिफिसिटी मतलब कि आपका एंजाइम क्या होगा, अपने पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड के लिए, पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होगा। तो उसी को यहाँ पे पहले थ्योरी पे लिखा हुआ है। ये बोल रहा है एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि एंजाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में। कैसे होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बोल रहा है पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली, यानी कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एंजाइम, सपोज मैं बोलूं एंजाइम ई आपके पास है, तो ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, इसके लिए अगर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एस है तो ये इसी पे एक्ट करेगा, दूसरे जो सबस्ट्रेट है S1 S2 इन पे ये एक्ट नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली, जिस वजह से एंजाइम क्या होता है, काफी स्पेसिफिक होता है। और इसी के सिमिलर नीचे का पॉइंट भी लिखा है कि एंजाइम ऑल्सो स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपके जो एंजाइम होते हैं वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए तो स्पेसिफिक होते हैं, साथ ही साथ ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं, जिसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि आपका एंजाइम क्या है, सुक्रोज है। ओके, तो ये जो सुक्रोज आपका एंजाइम है ये आपके पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए बना है, जो है आपकी सुक्रोज हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपने सुक्रोज हाइड्रोलिसिस करानी है तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होगा जो कि आपका क्या है, सुक्रोज है। तो हम यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आपके जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपके पास कोई सबस्ट्रेट एस है तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए, इसके ऊपर एक्शन में इसके ऊपर एक्ट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एंजाइम ई चाहिए। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट S1 है तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एंजाइम E1 चाहिए। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है इनके लिए पर्टिकुलर एंजाइम है, जो आपकी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन है इनके लिए भी आपके पास क्या है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम है। इसी चीज क्लियर है, इसी चीज को यहाँ पे स्पेसिफिसिटी के अंदर लिखा हुआ है। ओके, लेकिन आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन सम रेयर केसेस द स्पेसिफिसिटी मे नॉट बी टू स्ट्रॉन्ग। ये बोल रहा है कभी कभार आपको एक्सेप्शनली ऐसे देखने को मिलेगा कि ये जो स्पेसिफिसिटी है आपके एंजाइम की ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। यानी कि अगर आपके पास एंजाइम E1 है जो कि स्पेसिफिक है सबस्ट्रेट S के लिए, ये कभी कभार क्या है, अपनी स्पेसिफिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंजाइम E1 आपके S1 सबस्ट्रेट के साथ भी एक्ट कर लेता है। तो हम बोलते हैं देखो एक्सेप्शन तो हर जगह है, वही चीज है कि यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि कुछ रेयर केसेस पे आपको देखने को मिलेगा कि एंजाइम जो है वो अपनी स्पेसिफिसिटी को लॉस कर देते हैं। हम यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है एंजाइम शो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो मैंने बोला स्पेसिफिसिटी को हम लोग अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये बोला एंजाइम क्या अलग अलग टाइप की स्पेसिफिसिटी दिखाता है, जैसे बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी मतलब क्या हुआ, इसको मैं आगे भी आपको विद एग्जांपल बताऊंगी, बट रफली यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो बॉन्ड स्पेसिफिसिटी मतलब कि आपका कोई एंजाइम है वो पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक होगा। यानी कि अगर सपोज आपके पास एंजाइम ई है और ये कोई बॉन्ड है, सपोज आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के लिए ही स्पेसिफिक होगा। इसे जहां जहां पेप्टाइड बॉन्ड दिखेंगे ये वहां वहां एक्ट करेगा। मैटर नहीं करता कौन सी रिएक्शन है, कौन सा सबस्ट्रेट है, ये इसके लिए मैटर नहीं करता। इसको एक स्पेसिफिक बॉन्ड चाहिए जो है पेप्टाइड। अगर इस एंजाइम को पेप्टाइड बॉन्ड कहीं भी दिखेगा तो वहां जाके ये रिएक्शन कराएगा। तो ये स्पेसिफिक किसके लिए है, बॉन्ड के लिए। तो हम इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। आसान है। सेम वे में क्या है आगे ग्रुप स्पेसिफिसिटी, यानी कि कुछ ग्रुप होंगे जो स्पेसिफिक होंगे पर्टिकुलर एंजाइम को। अगर उस एंजाइम को वो ग्रुप कहीं दिख गया तो वो उसी ग्रुप पे क्या है, एक्ट करेगा अपना। मैटर नहीं करता कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सी रिएक्शन है। ओके, अगला है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, जो हमने ऊपर पढ़ा। अगर आपके पास एंजाइम ई है तो ये सबस्ट्रेट को, सपोज एस आपका सबस्ट्रेट है उसके लिए स्पेसिफिक है, तो वो सबस्ट्रेट कहीं भी दिखेगा तो वो एंजाइम आके उस पर एक्ट करेगा। सेम वे पे क्या, स्टीरियोस्कोपिक स्पेसिफिसिटी, ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी एंड कोफैक्टर स्पेसिफिसिटी। तो इन सारे फैक्टर्स को हम लोग नीचे पढ़ते हैं, सारे तो नहीं, मैंने कुछ ऐड किए हुए, कुछ को मैंने स्किप कर दिया बिकॉज बहुत लंबा हो जाता है, इतना लिखने के लिए मटेरियल भी नहीं होता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब तो आप समझ
रखे हैं वही चीजें हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ विद एग्जांपल। सबसे पहले है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेटिव स्पेसिफिसिटी। आप बॉन्ड स्पेसिफिसिटी को रिलेटिव स्पेसिफिसिटी भी बोल सकते हैं। ओके, और बॉन्ड स्पेसिफिसिटी के अंदर होता क्या है, ये बोल रहा है हियर द एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका एंजाइम क्या है, बॉन्ड पे टिका है, उसको एक स्पेसिफिक बॉन्ड बोला जाएगा कि हाँ तुम्हारे लिए ये बॉन्ड बना हुआ है, तो उसको मतलब नहीं है कौन सी रिएक्शन है, कौन सा सबस्ट्रेट है, वो अपना बॉन्ड देखेगा और एक्शन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल के लिए है पेप्टाइड, पेप्टिडेज इज ए स्पेसिफिक फॉर द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपका जो पेप्टिडेज आपका एंजाइम है, देखो एज अगर किसी के भी पीछे लग जाता है ना तो वो एंजाइम होता है। मैं आपको ये चीज नॉमेनक्लेचर पे बताऊंगी। तो ये आपका क्या है, पेप्टिडेज आपका क्या है, एंजाइम है। हमको देखो पीछे एंजाइम लिखने की जरूरत नहीं है, एज लग गया इट मीन्स ये आपका क्या है, एंजाइम है। ओके, तो ये बोल रहा है ये जो आपका एंजाइम है ये स्पेसिफिक होता है पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। तो अगर इस एंजाइम को कहीं भी पेप्टाइड बॉन्ड दिख जाए, कोई भी रिएक्शन कोई भी सबस्ट्रेट में पेप्टाइड बॉन्ड दिख जाए, तो ये तुरंत क्या होगा, एक्शन में आ जाएगा। सेम वे पे आपका क्या है, लाइपेज है। लाइपेज आपका देखो अगेन एज लगा है, इट मींस ये आपका एंजाइम है। तो ये एंजाइम किसके लिए स्पेसिफिक होता है, एस्टर बॉन्ड के लिए। तो इसे कभी भी एस्टर बॉन्ड दिख जाए तो ये अपने एक्शन में आ जाएगा। तो हमारा जो एंजाइम है वो किसके लिए स्पेसिफिक हुआ, बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक हुआ। तो हम इसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज नहीं, दूसरे तरीके से हम दूसरे वर्ड में हम इसे क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव स्पेसिफिसिटी। ओके, दूसरी चीज क्या है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ग्रुप स्पेसिफिसिटी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि आपका एंजाइम क्या है, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है, यानी कि अगर ये ग्रुप मुझे मिल गया तो मैं एक्शन में आ जाऊंगा, ऐसा कुछ। ओके, तो ग्रुप स्पेसिफिसिटी को आप स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी भी बोल सकते हैं। और ये बोल रहा है हियर एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर द ग्रुप। यहाँ पे एंजाइम किसके लिए स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है पेप्सिन। पेप्सिन आपका एक टाइप का एंजाइम हो गया। ये पेप्सिन क्या करता है, ये स्पेसिफिक होता है, ये लिखा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड इन विच अमीनो ग्रुप इज बिलोंग टू ए एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ये बोल रहा है कि पेप्सिन जो आपका एंजाइम है ये आपका हाइड्रोलाइज कराता है उस पेप्टाइड बॉन्ड को जो कि किसके साथ जुड़ा होता है, अमीनो एसिड के साथ। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड इन विच इन विथ द अमीनो ग्रुप इज बिलोंग टू ए एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो ये बोल रहा है कि आपके पास एक एंजाइम है पेप्सिन। ये पेप्सिन एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक है किसी ग्रुप के लिए। कैसे है, ये बोल रहा है ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये तब एक्शन में आएगा जब इसे एक ऐसा बॉन्ड मिलेगा, ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा जो कि कौन से ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप, जो कि आपके एरोमेटिक अमीनो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप क्या हो गया, अमीनो ग्रुप बिलोंग टू है एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप मिल जाता है तो आपका पेप्सिन क्या है, वहां पे जाके अप्रोच करेगा, वहां पे जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आपको किस में देखने को मिली, ग्रुप में देखने को मिली, बॉन्ड में देखने को नहीं मिली। यहाँ पे ग्रुप स्पेसिफिक है, बॉन्ड स्पेसिफिक नहीं। अगर पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पे ये ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो आपका पेप्सिन जो आपका एंजाइम है ये एक्शन में नहीं आएगा। क्लियर हुआ ना। आगे क्या है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, यानी कि यहाँ पे आपका एंजाइम किसके लिए आप बोल सकते हो स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। तो थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। यहाँ पे आपका जो एंजाइम होता है वो एक्ट करता है ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, उसको अपना पर्टिकुलर सबस्ट्रेट चाहिए, वहीं जाके वो एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आर्जिनेज। ठीक है, आर्जिनेज आपका एक टाइप का एंजाइम है जो कि पर्टिकुलरली एक्ट करता है ऑन आर्जिनेज पे। ठीक है, तो ये आपका सबस्ट्रेट है। अगर आपको ये सबस्ट्रेट कहीं पर दिख गया तो आपका ये एंजाइम आके क्या करेगा, एक्शन में आएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंजाइम क्या है, आपकी इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। ओके, सेम वे पे क्या है, ये बोल रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगेन आपका क्या हो गया, एंजाइम हो गया, एज लगा हुआ है पीछे। ये एंजाइम तब एक्ट करेगा जब आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा। तो ये जो एंजाइम है ये किसके लिए स्पेसिफिक है, इस ग्रुप के लिए। इस बोल सकते हो, इस ग्रुप नहीं बोल सकते, ग्रुप तो ये हो गया, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, पूरा कंपाउंड है तो सबस्ट्रेट हो गया। तो अगर आपके पास कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनिक एसिड को बोल सकते हो इसके लिए जो आपकी कैटलिस्ट होगा, इसके लिए जो आपका एंजाइम होगा इसको रेगुलेट करने के लिए, एसिलेट करने के लिए, वो हमेशा क्या होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा। यही एंजाइम जाके वहां पे एक्ट करेगा, बिकॉज ये एंजाइम आपके कार्बोनिक एसिड के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। क्लियर हुआ ना। तो ये थी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ओके, आगे क्या नेक्स्ट, क्या आपका नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। अब ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी क्या होता है, तो देखिए इसे भी आप नाम से समझ रहे हैं, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी मतलब यहाँ आपका जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होगा किसके लिए, ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यानी कि आपका जो सबस्ट्रेट है वो डी फॉर्म में है, एल फॉर्म में है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है,
उसको आपका एंजाइम क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और उसी पर्टिकुलर, देखो सबस्ट्रेट मैटर नहीं करता, यहाँ पे आपका कोई सबस्ट्रेट है, XYZ कोई भी सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट दो कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, इधर डी फॉर्म में हो सकता है, इधर एल फॉर्म में हो सकता है। तो ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी में आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सबस्ट्रेट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सबस्ट्रेट तो कॉमन है, सबस्ट्रेट का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डी है, एल है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसके लिए जाके स्पेसिफिक रहेगा। कोई पर्टिकुलर एंजाइम कोई पर्टिकुलर आपके बोल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कोई भी पर्टिकुलर ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, ना कि सबस्ट्रेट के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगी, पर पहले इसकी थ्योरी पढ़ लें। तो थ्योरी पे लिखा है इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। आप ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी को आप स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट लिखा है दिस इज द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी शोन बाय द एंजाइम। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी है जो कि आपका एंजाइम शो करता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो एंजाइम है वो ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी को ही फॉलो करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है हियर द एंजाइम इज स्पेसिफिक नॉट ओनली फॉर द सबस्ट्रेट बट आल्सो फॉर इट्स ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपका जो एंजाइम है वो ना ही सिर्फ सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, सबस्ट्रेट के बाद तो कॉन्फ़िगरेशन भी दो है, तो आपका यहाँ पे जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, सबस्ट्रेट का क्या ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है इसके लिए स्पेसिफिक है। ओके, अब इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने पुट करूं, तो एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है, ये बोल रहा है एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। तो आपके पास एक एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। ओके, तो ऑक्सीडेज एज है, यानी कि ये क्या है, एंजाइम है। तो ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है बोल रहा है ये एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। सबस्ट्रेट क्या है इसमें, एल अमीनो एसिड। ओके, लेकिन एल अमीनो एसिड के भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे, सॉरी इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो आपका क्या है, अमीनो एसिड, लेकिन हमको पता है अमीनो एसिड के लिए भी क्या होंगे, अलग अलग टाइप के। तो इसके लिए जो सबस्ट्रेट है वो है आपका अमीनो एसिड। ओके, तो अब देखो अमीनो एसिड तो सबस्ट्रेट है, अब सबस्ट्रेट के भी तो ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, या इधर एल फॉर्म में होगा या फिर आपके डी फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पे जो आपका एंजाइम ले रहे हैं वो आपका क्या है, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। तो ये एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम स्पेसिफिक है आपके सबस्ट्रेट के लिए नहीं, सबस्ट्रेट का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, एल फॉर्म है या फिर डी फॉर्म है, तो हमने बोला ये पर्टिकुलर एंजाइम स्पेसिफिक है आपके एल अमीनो एसिड के लिए, ना कि डी अमीनो एसिड। तो देखो कंपाउंड तो आपके सेम है, सबस्ट्रेट तो आपके सेम है ना, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग है, एक एल फॉर्म में है एक डी फॉर्म में है। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम आपके एल फॉर्म के लिए स्पेसिफिक है, ना कि डी फॉर्म के लिए। समझ में आया? सेम वे पे यहाँ पे एक और एग्जांपल है अल्फा अमाइलेज। ये बोल रहा है आपके पास एक अल्फा अमाइलेज है, तो अमाइलेज आपका क्या होता है, एंजाइम होता है। तो ये आपका अल्फा अमाइलेज है जो कि एक अगेन क्या है, एंजाइम है। लेकिन अगर आप इसमें ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी शो करना चाहते हैं तो ये बोल रहा है आपका जो अल्फा अमाइलेज है ये स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप के लिए, एक स्पेसिफिक टाइप के ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्पेसिफिक है, जो कि आपका क्या है, ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो देखो होता क्या है कि जो अमाइलेज ये जो एंजाइम है ये कहाँ के लिए बना होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए। लेकिन एंजाइम आपका क्या है, अल्फा अमाइलेज है। तो ये अल्फा अमाइलेज में अगर आप ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी देखेंगे तो ये पर्टिकुलर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाएंगे, आइदर अल्फा के लिए आइदर बीटा के लिए। तो आपका जो अल्फा अमाइलेज है वो आपके अल्फा के लिए जाता है, ना कि बीटा के लिए। समझ में आया? तो वही चीज है कि कॉन्फ़िगरेशन सबस्ट्रेट का क्या है उस पे आपका क्या है, आपका एंजाइम डिपेंड करता है, उसी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर आपका एंजाइम क्या है उसे रेगुलेट करता है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। ओके, नेक्स्ट आगे आपके अब 3 पॉइंट बचे हैं छोटे छोटे से, ये आसान से, इन्हें सुनिएगा। अब देखो रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, तो देखो मैंने आपको जैसे पहले ही यहाँ पे बताया था कि जब भी एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है, तो हमेशा क्या होता है, कि इंटरमीडिएट फॉर्म होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का। और ये जो स्टेज होती है वो आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे बताया गया जिसे हमने बोला है रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कैन बी रिवर्सिबल। तो ये बोल रहा है जो मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि ऐसी रिएक्शन है जो कि कैटालाइज्ड हो रही है बाय एंजाइम, तो ये रिएक्शन आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती है। आगे लिखा है द रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेल। यानी कि ये देखो सेल मतलब क्या हुआ, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, तो वहां पे सेल की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि आपकी रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी या फिर नहीं होगी। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है देयर आर अ सेपरेट एंजाइम फॉर द फॉरवर्ड एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है देयर आर द सेपरेट एंजाइम फॉर द फॉरवर्ड एंड द रिवर्सिबल रिएक्शन इन एन सम सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो ये क्या बोलता है ना, देखो होता ही है कि जब भी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती है तो उस केस में आपको अलग अलग टाइप के एंजाइम चाहिए होते हैं। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सपोज आपको एंजाइम ए की जरूरत है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन को चलाने के लिए आपको दूसरे एंजाइम यानी कि एंजाइम बी की जरूरत होगी। तो दो अलग अलग टाइप के एंजाइम की आपको नीड होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, आगे लिखा है सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। तो देखो एक्सेप्शनल केस आते ही आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है जो कि आपकी नॉट रिवर्सिबल है, बिकॉज हमने यहाँ पे मेजॉरिटी की बात की थी, ऑल की बात नहीं की थी कि मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, लेकिन कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या होती है, नॉट रिवर्सिबल होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सेंसिटिवनेस टू अ हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि आपके जो एंजाइम होते हैं, हमने जैसे बोला वो हीट और टेम्परेचर के लिए और साथ ही साथ पीएच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उसको हमने विथ एग्जांपल यहाँ पे बात कराई है। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि एंजाइम आर वेरी सेंसिटिव टू द हीट एंड टेम्परेचर। आपके जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट एंड टेम्परेचर के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर, थोड़ी सी भी हीट अफेक्ट कर अल्टर कर देते हो, चेंज कर देते हो, तो एंजाइम में क्या है, चेंजेस आने लगते हैं। आइदर ये डीनेचर्ड हो जाता है यानी कि अपने नेचर को छोड़ देता है, या फिर डैमेज हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इनएक्टिव हो जाता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि आपके जो एंजाइम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर को बिल्कुल भी झेल नहीं सकते। ओके, अब सेकंड पॉइंट ये लिखा है द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ ए एंजाइम विल बी एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे मैंने पहले बोला, आपके जो एंजाइम होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे काम तो करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एक्टिविटी आपका एंजाइम शो करता है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसी रेंज पे क्या आपके एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ओके, आगे लिखा है द करेक्ट टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल टेम्परेचर। तो ये बोल रहा है वो टेम्परेचर जहां पे आपका जो एंजाइम है वो मैक्सिमम एक्टिविटी अपनी शो करेगी, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, हम नीचे इस ग्राफ में भी आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब आगे कुछ और पॉइंट लिखे हुए, ये बोल रहा है एंजाइम विल बी इनएक्टिव एट अ लो टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर द सर्टेन लेवल। और फिर जैसे आप टेम्परेचर को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक लेवल तक बढ़ेगी, एक सैचुरेशन पॉइंट जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे भी होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा जिसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, या फिर आप बोल सकते हो आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे। यानी कि एक टेम्परेचर रेंज तक तो क्या होगा, देखो पहले टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम आपका इनएक्टिव होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जिसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट तो नहीं बोलना चाहिए, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। इस ऑप्टिमल टेम्परेचर के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते रहेगी, एंजाइम आपका डिनेचर्ड हो जाएगा या फिर इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, एट अ हाई टेम्परेचर द एंजाइम इज डिस्ट्रॉय एंड डीनेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर डीनेचर्ड हो जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाला जो आपका बोल सकते हो कोऑर्डिनेट है, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है, ये आपको क्या है, टेम्परेचर के बारे में दिखा रहा है। तो फर्स्टली हमने क्या बोला, टेम्परेचर जब आपका कम था तो उस केस में क्या हुआ, ये आपका एंजाइम क्या था, इनएक्टिव था, ये आपका क्या था, इनएक्टिव था। लेकिन हमने क्या बोला, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, इंक्रीज हुई एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, लेकिन एक पॉइंट के तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हमने क्या बोला, ऑप्टिमल टेम्परेचर, जहां पे आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम आती है, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। और हमने देखा ऑप्टिमल टेम्परेचर पर रीच करने के बाद आपने टेम्परेचर तो बढ़ाया, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आपके एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, घट रही, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कितना सिंपल से ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया होगा, ये ग्राफ ऑब्जर्वेशन में आएगा जो कि आपको सिंपली ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले आपने क्या किया, टेम्परेचर जब लो किया था तो आपको देखने को मिल रहा था जैसे टेम्परेचर लो था तो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी भी काफी कम थी, ठीक है, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्टिविटी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, लेकिन एक पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ाने के
बाद भी आपकी एक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, उल्टा क्या हो रही है, घट रही है। ओके, तो जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि एक पॉइंट आपके पास ऐसा आता है जहां पे आपका जो एंजाइम होती है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जब आपके एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। और इससे जो लेफ्ट वाला रेंज है जहां पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करने पे एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द डीनेचुरेशन एंड डिस्ट्रॉय ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर आई। तो ये है आपका टेम्परेचर का फैक्टर, इसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो कीजिएगा। ओके, इसके बाद पीएच का फैक्टर भी पढ़ लेते हैं। पीएच का भी सेम हाल है, ये बोल रहा है द एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर देयर पीएच रिक्वायरमेंट। जो आपके एंजाइम होते हैं वो अपने पीएच रिक्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पीएच को चेंज करने पे वो भी अफेक्ट होते हैं। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि वो अपने पीएच के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इट मींस एक पर्टिकुलर पीएच की उनको रिक्वायरमेंट होती है कि अगर मैं ये वाला एंजाइम हूं तो मुझे यही पीएच चाहिए। विद एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, ये बोल रहा है सम एंजाइम आर एक्टिवेट है एसिडिक पीएच। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि बेसिक पीएच पे काम करते हैं, और कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि न्यूट्रल पीएच पे भी काम करते हैं। तो ये बोल रहा है द करेक्ट पीएच ऑफ एंजाइम इज डिनोटेड बाय द ऑप्टिमल पीएच। जैसे ऑप्टिमल टेम्परेचर था जहां पे आपके एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम थी उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर। सेम वे पे पीएच पे अगर हम बात करेंगे तो वो पीएच जहां पे आपका एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल पीएच। ओके, अब इसके लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया है, यहाँ पे आपका क्या होगा, पीएच रेंज होगा। तो ये दिखाया है कि आपने क्या किया, पीएच बढ़ाया बढ़ाया, एक जनरल ग्राफ है क्योंकि ये बोल रहा है कि आपने जैसे पीएच बढ़ाया 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 तो आपका क्या होगा, एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ी। लेकिन एक पीरियड के बाद जैसे आप पीएच बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। तो वो पॉइंट जहां पे आपके पीएच ऑफ वो पीएच का पॉइंट जहां पे आपके एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमल पीएच। ओके, अब यहाँ पे विद एग्जांपल हमने बात की, जैसे ये बोल रहा है पेप्सिन। पेप्सिन आपका एक टाइप का एंजाइम होता है, हमारी बॉडी के अंदर ये पेप्सिन एंजाइम बनता है। और इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी में जो प्रोटीन है उसको क्या करता है, मतलब ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। हम जो खाना खाते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे खाने के अंदर प्रोटीन्स वगैरह उनको डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम हमारी बॉडी निकालती है, वो होता है पेप्सिन। अब ये बोल रहे पेप्सिन को अगर काम करना है तो इसको एक पर्टिकुलर पीएच की रिक्वायरमेंट होती है विच इज 1.5 से 2 पीएच। तो ये बोल रहे देखो ये इसको एक एसिडिक मीडियम की जरूरत है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पेप्सिन के लिए एक पर्टिकुलर पीएच क्या है, इसके लिए ऑप्टिमल पीएच क्या है आपका 1.5 से, या फिर आप बोल सकते हैं 2 पीएच, इसके बीच का, यानी कि एसिडिक पीएच। ठीक है, अगला है अमाइलेज। अमाइलेज क्या होता है, अमाइलेज भी आप सभी को पता है, ये भी एक टाइप का एंजाइम है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज करता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को, जो कि हम लोग जैसे ऐसा आप सिंपली समझो कि हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट तो आपका एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी क्या है, कुछ एंजाइम को सीक्रेट करती है, जिसमें से एक एंजाइम होता है हमारा अमाइलेज। अब अमाइलेज को भी काम करने के लिए पीएच का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसको जो रिक्वायरमेंट होती है पीएच की, वो आपकी न्यूट्रल के रेंज की होती है, अप्रॉक्स 6.7 से 7 पीएच का इसको रिक्वायरमेंट होती है। इस पर्टिकुलर पीएच पे ही ये काम करती है। ओके, अगला है यूरिएज। यूरिएज का भी सेम काम है, ये पर्टिकुलर मतलब आप बोल सकते हो ये न्यूट्रल पीएच पे 7 पीएच पे काम करता है। अगला है लाइपेज। लाइपेज भी आपका एंजाइम है, इसका काम भी क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। तो लाइपेज का जो पीएच रिक्वायरमेंट होती है वो 8.0 होती है, यानी कि ये आपके बेसिक मीडियम में काम करती है। तो देखो एसिड का भी एग्जांपल है, न्यूट्रल का भी एग्जांपल है, बेस का भी एग्जांपल है। तो हम लोग ये बता सकते हैं इस एग्जांपल से कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के बोल सकते हो डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है, एंजाइम्स हैं जिनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है पीएच के लिए। कुछ आपके एसिडिक पीएच में काम करना चाहते हैं, कुछ बेसिक में, कुछ न्यूट्रल में, और ये पीएच इनके क्या है, ऑप्टिमल पीएच है। यहाँ पे इनकी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इतनी सी बात करनी है। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो बस यही थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। होप आपको क्लियर आया होगा। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स कवर किए उसी को आप आगे कंटिन्यू करते हुए होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर पे भी तो यही बातें की थी। क्लियर? तो देखो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। लेकिन अगर आपने लेक्चर को देखा है, आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो पक्का पक्का वाला चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।